बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब असद हसनैन साहब से, जो एयरवर्क्स कंपनी में जनरल मैनेजर एंड हेड सप्लाई चेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैं और जिन्हें प्रोक्योरमेंट, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग और सप्लाई चेन में काफी एक्सपीरियंस है। इनके नाम सर्टिफाइड सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट भी है, माशाल्लाह। इनका ददिहाल सैयद सरामा है और ये मरहूम हसनैन अमीर साहब के बेटे हैं। उनके चाइल्डी कनेक्शन के बारे में हम आगे प्रोग्राम में उन्हीं की जबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। असद साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, खुश आमदीद। शुक्रिया काशिफ भाई। आज की बातचीत का आगाज करने के लिए मैं आवाज दूंगा सिद्दीक भाई को। सिद्दीक भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। असद, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। नए देखने वालों के लिए जो पीसीजी के शायद इस एब्रिविएशन को अगर ना समझते हो तो उनके लिए है कि पीसीजी जो है ये परगना चाइल्ड ग्रुप है, और इसके लिए हमारे काशिफ साहब ने जो मेहनत की है उसके लिए जाहिर बात है वो उसके कमेंट करते हैं उनको। तो असद, आप हमें बताइए अपनी, शुरू करते हैं सफ़र बचपन से, और सबसे पहले फैमिली से शुरू करते हैं कि आपका चाइल्ड की से किस तरीके से कनेक्शन है, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आपकी एजुकेशन, बचपन कैसे गुजरा और प्रोफेशनल तालीम कैसे हासिल की और क्या क्या कुछ किया। तो सबसे पहले बताइए हमें कि अपना चाइल्ड का कनेक्शन और अपने माँ वालिदैन के मुतालिक बताइए। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक भाई, अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम पहले अस्सलाम। तो मैं आप दोनों का और पूरे चाइल्ड ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लायक हमें समझा कि इस प्रोग्राम में आप ले आए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ओवरऑल चाइल्ड कम्युनिटी के लिए। तो सिद्दीक भाई, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था चाइल्ड कनेक्शन से, मेरा तो मेरा ददियाल सैयद रामा है, ननियाल मेरा महगांव है। नदियाल में जैसे मेरे दादा का नाम मरहूम अली अमीर साहब है था, और मेरे फादर का नाम मरहूम हसनैन अमीर उस्मानी साहब था। मदर मेरी मरहूमा इशरत हसनैन साहिबा, और मेरे तीन बहन हैं और मैं एक भाई। दो हमसे बड़ी बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन रियाद में रहती है। उनसे छोटी बहन जो हमसे बड़ी है लेकिन उस बड़ी बहन से छोटी है, वो इलाहाबाद में है। सबसे छोटी बहन जो हमसे छोटी है वो कनाडा में है। ननियाल साइड में मेरे फादर को मिला के तीन भाई और दो बहनें हैं। मदर साइड में मदर की चार बहनें और एक भाई है। और नाना ननियाल बेसिकली हमने महंगवाम बोला है, बट ओरिजिनली कुरई के थे जो माइग्रेट किया उन्होंने फिर महंगवाम में। ये ननियाल और ददियाल का हमने कनेक्ट बताया। ओवरऑल मेरी फैमिली, जैसे वाइफ का ससुराल हमारा कटौला का है, वाइफ वहीं की है, एंड देन दो बच्चे हैं हमारे। तो ये एक ब्रीफ चाइल्ड कनेक्ट का हमने अभी आपको जस्ट ब्रीफली सम बताया कि क्या कनेक्शन है मेरा चाइल्ड से। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो आपके ये बताइएगा कि बचपन से सफ़र शुरू करते हैं कि थोड़े थोड़ा खोलें थोड़ा थोड़ा कि बचपन कैसा गुजरा, क्या किया, पढ़ाई कहाँ से की और कैसे स्कूलिंग हुई, और फिर उसके बाद आगे प्रोफेशनल कॉलेजेस में किस तरीके से किया, और क्या उसके बारे में हमारा ज़रा बताइएगा कुछ। तो हमारा स्टार्ट किया हमने इलाहाबाद से, सेंट जोसेफ स्कूल से। क्लास थर्ड तक हमने इलाहाबाद में पढ़ाई किया। उसके बाद बोकारो स्टील सिटी हम चले गए थे। फादर हमारे बोकारो स्टील प्लांट में जॉब कर रहे थे, तो हम लोग सब ट्रांसफर, मतलब हम लोग सब मूव कर गए थे बोकारो। तो वहां बोकारो में क्लास 10 तक हमने सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई किया। एंड देन फिर वापस 11th एंड 12th हमने जीआईसी से पढ़ा, साइंस साइड में। एंड देन ग्रेजुएशन हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर मटेरियल्स मैनेजमेंट में ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, वो भी इलाहाबाद है। और फिर फर्दर जॉब के साथ साथ हमने
लाइक पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेशनल ट्रेड किया, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर से ऑपरेशंस मैनेजमेंट किया, और फिर सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड कोर्स एक होता है जिसमें वो येलो ग्रीन ब्लैक बेल्ट देते हैं, तो ग्रीन बेल्ट तक अभी हम उनका मतलब कर चुके हैं कोर्स ग्रीन बेल्ट था। आगे ये है कि मास्टर ब्लैक बेल्ट तक किसी तरह पहुंचने की मतलब कोशिश है अभी। तो ये तो एजुकेशन का हमने कहा, एजुकेशन बेसिकली बैकग्राउंड पूरा वो कर दिया ब्रीफली, एंड देन लाइक मटेरियल्स मैनेजमेंट करने के बाद आई स्टार्टेड माय करियर विद डाबर। डाबर इंडिया की वन ऑफ दी मतलब अच्छी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, तो डाबर में जॉब किया, देन फिर हिंदुस्तान कोका कोला में किया, फिर नाइकी में आए, कुछ साल नाइकी में किया, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चले गए, बैक्स्टर बैक्स्टर में किया, उसके बाद फिर रिन्यूएबल एनर्जी में आ गए, सोलर इंडस्ट्री, तो उसमें मोजरबेयर, लैंको, रिलायंस, इसमें सोलर इंडस्ट्री में थोड़ा एक्सपीरियंस लिया। देन वापस मेडिकल डिवाइस में आए विच इज जिमर, जिमर में करीब 5.5 साल काम किया। उसके बाद अभी रिसेंटली क्या 18 महीने से एविएशन इंडस्ट्री में आ गए, एंड ऑल थ्रू आउट 25 ईयर्स ये सप्लाई चेन या स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, इसी में मेरा एक्सपोजर रहा है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कीजिएगा जरा कि क्या कहते हैं जो ग्रीन बेल्ट का जो सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट जो है हमारे आम सुनने वालों के लिए, कि इसकी क्या अफादियत है और इसको किस तरीके से इसका क्या एडवांटेज होता है आपको सप्लाई चेन वगैरह में, या इसके मुतालिक थोड़ा सा जरा बताइए ताकि लोगों को थोड़ी जानकारी हो इस बारे में। सिक्स सिग्मा बेसिकली एक प्रोसेस से रिलेटेड है कि आप कैसे प्रोसेस के जितने वेस्ट ऑपरेशन है, वेस्टफुल प्रोसेसेस हैं, उसे आप कैसे एलिमिनेट कर सकें पूरे इंडस्ट्री में। सो ये सप्लाई चेन क्या मतलब ओवरऑल अगर आप देखिए राइट फ्रॉम सोर्सिंग टिल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, हर जगह ये सिक्स सिग्मा यूज कर सकते हैं टू एलिमिनेट द वेस्टफुल ऑपरेशंस। तो उसमें इनके मतलब DMAIC एक कंसेप्ट है, डिफाइन मेजर एनालाइज, क्या पहले डिफाइन करिए प्रॉब्लम क्या है, उसे फिर मेजर करिए, एनालाइज करिए, फिर कंट्रोल करिए उसे कि कैसे हम प्रोसेस इंप्लीमेंट करके हम कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिक मतलब अगर एक लेमैन के लिए हम बोले तो जितना वेस्ट हो रहा है ऑपरेशंस में, जितने वेस्टफुल वेस्ट प्रोसेसेस है, उसे एलिमिनेट करना और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। इसका एक एग्जाम्पल, और इसमें यह भी है कि इनका टारगेट होता है कि इन 1 मिलियन 10 लाख में 8.33 डिफेक्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये जब तक कंपनी अचीव कर सकती है, ओनली देन दे आर कॉल्ड अ सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एविएशन इंडस्ट्री है भाई, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोई भी मतलब क्रैश हो, तो वो दे ऑल आर सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री का बेसिकली प्रोसेस इंप्रूवमेंट से मुताल्लिक सारी चीजें हैं ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो निकाली जाए और जितना वेस्ट है वो खत्म किया जाए। तो इसमें अभी भी बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बेसिकली अभी उस मकाम तक पहुंची नहीं है, और इसका एक बड़ा एडवांटेज जो सिक्स सिग्मा का ये होता है कि अगर आप सिक्स सिग्मा कंपनी है तो दूसरे जो आपके पास जो क्लाइंट आते हैं वो उनका ट्रस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमें जो कुछ दे रहे हैं वो बहुत अच्छा और मतलब ये जो है ट्रस्टवर्दी है, इसकी प्रोडक्ट जो होगी वो हमारे लिए ट्रस्टवर्दी होगी, हर तरफ से चेक एंड कंट्रोल प्रॉपर होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें एक छोटा सा टाइम लेंगे, छोटा सा एग्जांपल है जो कि इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया था, फिर वो टीम को बुलाया था प्रेजेंटेशन देने के लिए। ये मुंबई में डब्बा वाला होते हैं जो ऑफिसेज में पहले घर जाते हैं, वहां से डब्बा उठाते हैं और ऑफिस में डिलीवर करते हैं, फिर ऑफिस से डब्बा उठाते हैं और घर में वापस उसके घर में खाली डब्बा देते हैं। एंड एवरी डब्बा हैज अ कोड, 8 डिजिट का कोड होता है। उस कोड से वो सब पता लगा लेते हैं कि इस आदमी बांद्रा ईस्ट में रहता है, ईस्ट में किस रोड पे रहता है, उस रोड पे उसकी सोसाइटी का नाम क्या है, उस सोसाइटी के नाम में उसका मकान नंबर क्या है। और अभी तक वो 0 डिफेक्ट्स विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट
उनका एवरेज एजुकेशन उनके एम्प्लॉयज की इंटरमीडिएट है और 0 डिफेक्ट पे वो काम कर रहे हैं और टाइमली ये डिलीवरी दे रहे हैं और टाइमली वापस खाली डब्बा घर पे ले आ रहे हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डब्बा वालों को कॉल किया था कि आप प्रेजेंट करिए कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन विद 0 डिफेक्ट। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि आपको आप टीम को मॉनिटर कर मतलब वो करते हैं, उसको लीड करते हैं, तो जब बहुत से लोगों के अंदर ये होता है, अल्लाह ताला ने बस दिया होता है कि उनको टीचिंग का लोगों को बताकर और उसको वो बहुत उनसे अचीवमेंट देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर आज एहसास होता है अगर मैं कोई एक डॉक्टर होता और टीचर होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, मुझे मांगता कोई और है। तो आपको ये जो टीम मॉनिटरिंग में जो आपको मजा आता है उसके मुतालिक जरा बताएगा कि कैसा आपको एहसास है और क्या उसके अंदर आपको क्या चीज जो है वो अचीव करते हैं आप, और उनको जब लीड करते हैं और उनको जब टीच करते हैं उस बारे में ये बताइए। उसमें मतलब आपको थोड़ा सा 10 साल पहले ले आएंगे कि 10 साल पहले मेरा क्या थॉट प्रोसेस था और अभी 2 साल से क्या थॉट प्रोसेस भी चेंज हुआ है। तो इनिशियली एंड दिस इज आई वुड से कि ये इंसान का मतलब एक माइंडसेट है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो सबका थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस वही होता है। इनिशियली जब व्हेन आई वाज आस्क्ड टू लीड द टीम और वो मेंटरिंग, आजकल तो जितने भी चाहे इंडियन कंपनीज हो मल्टीनेशनल्स हो, दे बिलीव इन मेंटरिंग। तो उसमें इनिशियली, और इसीलिए हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक जो फियर फैक्टर होता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम ज्यादा सिखा देंगे किसी को तो माई जॉब विल बी एट स्टेक। जब तक वो दिमाग में रहेगा आप मेंटर अच्छे बन ही नहीं सकते हैं। जी, बहुत तो अच्छी बात। तो वो इनिशियली था मेरे दिमाग में, और फिर धीरे 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 एज टाइम पास ऑन वो दिमाग से वो चीज हटना शुरू हुई ना। लास्ट आई वुड से 7-8 साल से, 5-6 साल से एटलीस्ट, ये था कि जो भी हम कर रहे हैं आई एम डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो आज का यूथ है। हमने तो 50-60-70% ऑफ माई करियर हो चुका है, लेट मी गिव बैक टू द सोसाइटी। तो उसमें एक एग्जाम्पल के साथ हम शेयर करेंगे। अभी रिसेंटली 1 साल पहले जब हमने एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, आई वॉज टोटली न्यू एविएशन का, मैं मतलब कुछ नहीं पता था एविएशन में क्या होता है। और कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं कि वो इंटेंशनली ऐसे लोगों को हायर करती हैं जिनका बैकग्राउंड उस इंडस्ट्री से ना हो, बिकॉज वो उन्हें लगता है कि वो एम्प्लॉय दे विल ऑलवेज चैलेंज दी स्टेटस को। जो लोग कहते हैं कि ये शुरू से चला आ रहा है तो वैसे ही चलेगा। तो सही। तो वो उन्होंने इंटेंशनली हायर भी किया था मैं इसी के लिए, बिकॉज की भाई प्रोसेस कुछ उन्हें सेट करना था, तो स्क्रैच से हमें स्टार्ट करना था। तो एक बॉम्बे में हमारी 6-7 लोग बॉम्बे में भी बेस्ड है, तो उसमें एक एम्प्लॉय हमें अच्छा लगा कि भाई ठीक अच्छा काम कर रहा है, प्रोसेस ड्रिवन है। तो उससे हमने कहा यार लेट अस डेवलप अ रेसी मॉडल। तो उसने कहा रेसी मॉडल क्या होता है? तो हमने कहा कुछ भी काम करो, कुछ भी प्रोजेक्ट करो, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल और इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म किसे करना अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वी शुड नो कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है, कौन कंट्रोल कर रहा है, और अगर प्रॉब्लम होती है हम किसे इन्फॉर्म करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा उसने वो किया कि क्या मतलब फालतू वाली चीज है, इसमें कुछ हो करने का, लेट अस स्टार्ट। उसने स्टार्ट किया, थोड़ा सा उसे मोटिवेशन लेवल आया। हमने कहा प्रोजेक्ट अब तुमने कर लिया, प्रोजेक्ट में बेनिफिट क्या हुआ है, डू यू नो? परचेज प्राइस वेरिएंस कितना रहा है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या रहा है, ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है इस प्रोजेक्ट से, उसे कैलकुलेट करो एंड लेट अस डिवाइस अ सिस्टम कि हमें थोड़ा डिजिटाइज करते हैं चीजों को कि ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमारे पास आना हो। वी टुक हेल्प फ्रॉम आईटी, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल अब देख रहे थे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आज की सिचुएशन ये है कि छोटा सा छोटा प्रोजेक्ट हम कर होता है, सबसे पहले वो आता है, इनिशिएटिव लेता है, वो बोलता है आई वांट टू लीड दिस प्रोजेक्ट एंड आई विल एंश्योर कि रेसी मॉडल और एमपीपीवी, एमयूवी, जितने भी कंसेप्ट है सप्लाई चेन के,
everything will be implemented and it will all be digitized. तो वो एक हमारे दिमाग में मतलब अभी चलता है कि एटलीस्ट एक रिसोर्स ऐसा डेवलप हो गया है जो हु कैन कैरी फॉरवर्ड दिस लेगेसी मतलब इन फ्यूचर। तो वो अच्छा लगता है, एक सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ती है। आपकी जैसी तबीयत है, जो रुझान है, जो मैलान है, उससे आपका प्रोफेशन मेल खाता है? जी लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि ये आपकी राइट चॉइस थी? स्पेशली सप्लाई चेन का हम आपको पास्ट का बताएंगे, बिकॉज हमारे फादर का बड़ा मेजर रोल रहा है, फादर और मदर दोनों का। जब हमने ज्वाइन किया था, मतलब 95 से हमने सप्लाई, उस टाइम सप्लाई चेन का कंसेप्ट नहीं था, प्रोक्योरमेंट था। और फादर का मतलब उनके लिए लाइफ में वैल्यूज और इंटीग्रिटी और ये सब चीजें उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। बाकी ये सब चीजें उनके लिए बड़ा मतलब ये था कि मतलब नो नॉनसेंस वाला था, कि इसमें जीरो टॉलरेंस, कि या तो कर मतलब आप जो बोल रहे हो वो करो, नहीं तो बोलो मत। और मतलब यू हैव टू मतलब आपको ईमानदारी से काम करना है, मेहनत से काम करना है। तो ये सारी चीजें उनका बचपन से उन्होंने हमारे दिमाग में एक हार्ड कोडिंग कर दी थी फादर ने। और मदर का तो एक अलग ही वो था कि भाई उनमें एक था, पैशन था कि करना है तो करना है। तो जब हमने परचेज का डिसीजन लिया तो फादर ने बड़ा मतलब इनडायरेक्टली हमसे कहा कि असद तुम परचेज में जा रहे हो और थोड़ा सा ध्यान रखना और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना जो तुम्हारी ज्यादा तारीफ करें। उस टाइम हमें समझ में नहीं आया था, हमने कहा नहीं हम ध्यान रखेंगे, तो ज्वाइन कर लिया। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे, बिकॉज उन्हें पता था कि मेरा नेचर क्या है, और उन्हें ये भी पता था कि असद का भी वही वाला नेचर है, वो जीरो मतलब नो नॉनसेंस वाला नेचर है, वो परचेज में शायद फिट नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे वो हमें समझाते रहते थे कि भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बट जब 10 साल 12 साल 15 साल हमें इस करियर में ऑलरेडी इस पर्टिकुलर रोल में हो गया, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, फिर परचेज से ट्रांसफॉर्म हुई चीजें सप्लाई चेन, तो इट वाज नॉट ओनली परचेज, वो फिर प्लानिंग भी आ गया, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, लॉजिस्टिक्स भी आ गया। तो एक सप्लाई चेन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया, पहले नहीं था। तब वहां भी हमारे दिमाग में आया कि परचेज जो हर आदमी आज की डेट में बोलता है या सप्लाई चेन को बोलता है कि इट इज अ सपोर्ट फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन को एक सपोर्ट कर रहा है, इधर से उधर डब्बा मूव कर रहा है। मेरा ये था कि भाई सप्लाई चेन सपोर्ट फंक्शन नहीं है, सप्लाई चेन बिजनेस एनेबलर है। 50% 60% एक प्रोडक्ट या कंपनी के रेवेन्यू को सप्लाई चेन मैनेज कर रहा है। अगर उस 50% में उसने 5% भी रेट कम कर दिया, वो सीधे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो वहां से हमारा मतलब माइंडसेट भी चेंज हुआ, और इवन अपने डिपार्टमेंट के लोगों का भी माइंडसेट हमने चेंज किया कि भाई तुम सपोर्ट फंक्शन में जॉब नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो जो बिजनेस को बढ़ा सकता है, जो सेल्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर सकता है कि वो और ज्यादा सेल्स कर सके, प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकता है कि कितनी ज्यादा और प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो सही प्रोडक्ट है उसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि वहां से इवन मेरा भी माइंडसेट चेंज हुआ। जो क्वेश्चन था कि आपका जो नेचर है उससे मेल खा रहा है ये प्रोफेशन या नहीं, इनिशियली हम कहेंगे पहले 3 साल 4 साल बिल्कुल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमने अपने में भी चेंज किया और प्रोफेशन में जो प्रोफेशन का एनवायरनमेंट था उसे चेंज किया। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात कही आपने। हम थोड़ा सा फिर वापस जाते हैं आपके बचपन की तरफ। बचपन कैसा गुजरा, बताइएगा? शरारतों से भरा था, संजीदा थे कि खेल कूद में ज्यादा वक्त गुजारते थे? पढ़ाई तो साथ साथ चली रही थी, जाहिर बात है, अंदाजा हो रहा है कि आपके वालिदैन जो है वो माशाल्लाह उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं था उनका। लेकिन ओवरऑल कैसा बचपन गुजरा? शरारतों से भरा था, क्या करते थे? नहीं, बचपन मेरा मतलब थोड़ा हम संजीदा टाइप के थे शुरू से, बल्कि हमारी सबसे बड़ी बहन और सबसे छोटी बहन वो थोड़ा ज्यादा शरारती थी। अच्छा। हमारा थोड़ा मतलब ओबीडियंट टाइप के वो थे। पिटाई भी अगर देखा जाए
वालिद ने एक बार हमें मारा था और बहुत जरूरी था उनका मारना। वो छोटी सी चीज के लिए मारा था कि हमने बोकारो में किसी के घर में अमरूद लटक रहा था, अमरूद हमने तोड़ लिया था और उन्होंने देख लिया था। उस पे उन्होंने पिटाई किया था और मैसेज बड़ा क्लियर था उनका कि अगर आज तुम्हें नहीं रोकेंगे तो ये चीज और बड़ी हो सकती है। मदर ने एक बार मारा था, वो उस मतलब ग्रेजुएशन शुरू हुई थी और हमने उस टाइम सिगरेट पीना शुरू किया। दिमाग मदर उस टाइम घर से गई हुई थी, कोई हमारा दोस्त आया हुआ था घर पे, हमने ध्यान नहीं दिया, दरवाजा सब बंद थे, घर के अंदर ही सिगरेट पीने लगे। उतने में मदर को याद आया कि वो पर्स अपना भूल गई लेना, वापस घर आई। उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, दोस्त के सामने, मतलब फुल देखा जाए फोर्स में जो तमाशा पड़ा है हमें, वो तमाशा आज तक हम भूले नहीं। अच्छा। हाँ, अमरूद तोड़ने वाली बात आपने कही तो मैं तो बहुत ही पिटता अगर मेरे वालिद बार बार देख लेते, तो मैं बहुत शरारती था मैं। बहरहाल ये असल में क्या होता है कि कुछ तो माँ बाप की कंट्रोल्स भी यकीनन उस पर रहते हैं उसका भी असर होता है, लेकिन जो इंसान खुद जो है वो अपनी जात में एक वो होता है, उसको अगर मिजाज ऐसा होता है तो फिर वैसे ही करता है, चाहे कुछ कितना भी कंट्रोल हो। कंट्रोल करने से वो चीज़ बेहतर हो जाती है, लेकिन शरारत जाती नहीं है। तो आप हमारे घर में जैसे सब लोग भाई, दूसरे भाई लोग बहुत संजीदा तबीयत के, मैं आज भी शरारत से भरा और बस कोई हंसी मजाक करता रहता हूँ, तो वो अपनी अपनी इसका नेचर का हिस्सा है। खैर बार उसके। अच्छा ये बताइएगा कि आज आपके बच्चे दो आपने बताया ना, माशाल्लाह। जी जी जी। बताइए क्या कर रहे हैं वो, कितने बड़े हैं, अभी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़ा बड़ा बेटा हमारा इंजीनियरिंग कर चुका है, अभी इंटर्नशिप कर रहा है, उसे एक्सपीरियंस लेना है बेसिकली। उसके बाद वो कह रहा है कि हम डिसाइड करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस और ले लें कि हमें अब एमएस की तरफ जाना है या मैनेजमेंट की तरफ जाना है। जी। छोटा अभी 12th का बोर्ड उसका जस्ट फिनिश हुआ है, तो वो अभी फर्दर स्टडीज के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, छोटा बेटा। आपकी वाइफ जो है वो हाउस होल्ड वाइफ है या जॉब या कोई प्रोफेशनल काम? नहीं, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है, अच्छा। जी जी। चले मैं एक दो बात और पूछ लूँ आपसे, तो वो ये कि मेरा ये बहुत पेट क्वेश्चन है, जिंदगी को कैसे देखते हैं आप? क्या है जिंदगी? जिंदगी मेरे हिसाब से एक, हम ये भी कह सकते हैं कि एक आपका कमिटमेंट है। अब वो ठीक। कमिटमेंट फैमिली की तरफ है, फैमिली में सारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, आपके आसपास के सोसाइटी की तरफ कमिटमेंट है आपका। और उस कमिटमेंट को आप कैसे फुलफिल करते हैं, और जब आप फुलफिल करते हैं तो उसमें आपका मतलब जो एंजॉयमेंट या आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो मेरे हिसाब से जिंदगी वही है कि अपने साथ साथ आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए इन द सेंस विद इन दी फैमिली एंड आउटसाइड दी फैमिली, आप क्या मतलब वैल्यू ऐड कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। आपके नजदीक जिंदगी एक कमिटमेंट है, उसको कैसे पूरा किया जाए ये इंसान का एक जहद है। जी। कभी किताबें पढ़ने का शौक तो यकीनन होगा, बहुत पढ़ी होंगी किताबें। किस किस्म का किताबें पढ़ने का शौक है? किताबें नहीं, हमने बहुत नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हाँ एक किताब हमने जरूर पढ़ी है, स्टीवन स्टीवन कोवी की सेवन हैबिट्स, अच्छा। सेवन हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर। अच्छा। तो उसमें बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स दे दे के उसने बताया है कि इंसान में कौन सी सेवन हैबिट्स होनी चाहिए, जो कि अमूमन सब में होती है, बट हम वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं ठीक। कि हमारे में है ये चीज, हम इसे कैसे फर्दर आगे बढ़ाएं। तो उसमें हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट उस किताब में रहा है, जब भी थोड़ा फंसते हैं तो किताब को रेफर करते हैं। बाकी बुक्स का हमें कोई ज्यादा शौक नहीं रहा है इसमें। मौसीकी से लगाव है? मूवीज देखते हैं। मौसीकी से, म्यूजिक से? म्यूजिक से नहीं है, वही हमने कहा, मूवीज पिक्चर जरूर देखते हैं, बट म्यूजिक से हमें ज्यादा लगाव नहीं है। और पास टाइम होता है तो मूवीज जरूर फैमिली के साथ बैठ के मूवीज जरूर देख लेते हैं, पुरानी या अगर कोई अच्छी लेटेस्ट मूवीज आई है। अच्छा, ये असल में मैं इसलिए पूछता हूँ, जरूरी ये बातें कि
करियर जो है, प्रोफेशन जो है, ये सब चीज़ें तो चल रही हैं साथ साथ, लेकिन ज़िंदगी के साथ साथ एक ये भी एक ज़िंदगी का एक आदमी का एक पोर्शन होता है, एक हिस्सा होता है, तो उसमें कौन क्या कर रहा है, इसलिए मैं ये बात पूछता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी सवालों का जवाब दिया माशाल्लाह, और आपकी शख्सियत जो है वो एक लगता है कि बहुत संजीदा तबीयत के हैं, और महफिल वाले भी होंगे यकीनन, लेकिन बहुत कम बात करने वाले होंगे। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में ऐसा गुलिस्तान बनाया है कि कुछ लोग बहुत बातूने होते हैं, कुछ जैसे मैं बहुत बोलने वाला हूँ, महफिल में बैठ जाऊँ तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, और कुछ लोग संजीदा होते हैं। तो इस तरह के हर किस्म के फूल हैं ज़िंदगी में, कुछ महकते हैं, कुछ ज़्यादा महकते हैं, कुछ देखने में खूबसूरत होते हैं, कुछ के अंदर कांटे होते हैं। बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका करियर और आपका अपना मिजाज और सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं हवाले करता हूँ काशिफ के आपको, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े तामुल से मेरे सवालों का जवाब दिया। लेकिन इससे ये महसूस होता है कि हम कोई जानते हैं कि दुनिया में हर किस्म के लोग और कौन कौन कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। कोई संजीदा हैं, कोई बात करने वाले हैं, कोई अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि माशाल्लाह आप एक कामयाब और बहुत अच्छी तबीयत और नेक सीरत इंसान है, और यही इंसान के अंदर बस होना चाहिए। काशिफ। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कुछ अल्फाज बोले थे, प्रोक्योरमेंट, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग और सप्लाई चेन। हम चाहेंगे कि आप समझाएं कि ये सब क्या होता है। ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीसीजी एक बेहद डाइवर्स ग्रुप है और बहुत से मेंबर्स ये सब टर्म्स नहीं समझ सकते। जी काशिफ भाई। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आई थिंक और लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी जी। प्रोक्योरमेंट तो सिंपल है, आप मार्केट में जा रहे हैं, आपने सामान खरीदना है, खरीद फरोख्त को हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं, वो सिंपल है। अब जैसे गेहूं आप खरीद रहे हैं, आपको पता है गेहूं की फसल कटने वाली है, आपको ये भी पता है कि इस बार मतलब बारिश वगैरह ओवरऑल सब अच्छा था, और गेहूं का रेट हमारे हिसाब से ठीक ठाक मतलब कम रहेगा। तो आप डिसाइड करते हैं कि ऐसा है, इस बार हम जो पहले हम 3 महीने का अनाज खरीद लेते थे, इस बार हम क्योंकि रेट सस्ता दिख हो सकता है तो हम 6 महीने का खरीदेंगे। तो ये जो डिसीजन आपने लिया है पूरे सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। आपने एक स्ट्रेटेजी लगाई है, आपने मार्केट डायनामिक्स पे ध्यान दिया है कि भाई रेट कम होगा इसलिए हम 6 महीने का, और ज्यादा भी हम नहीं रख सकते क्योंकि अनाज खराब हो जाएगा। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए आपने 6 महीने का डिसीजन ले लिया, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। अब जो लास्ट था सप्लाई चेन, सप्लाई चेन बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसमें परचेज या प्रोक्योरमेंट या स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग सप्लाई चेन का एक छोटा सा हिस्सा है। कोई भी कंपनी, एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी आपका रेस्टोरेंट आप ले लीजिए एग्जांपल। रेस्टोरेंट को जो फिनिश प्रोडक्ट बर्गर अगर बना रहे हैं, बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई इसकी रेसिपी क्या है, उस रेसिपी के बेस पे क्या क्या खरीदना है। तो खरीदना तो हो गया कि भाई परचेज वाला खरीद रहा है, उसने आपको कर लिया। कौन सी मशीन खरीदनी है, उस मशीन की कितनी कैपेसिटी होगी, 1 घंटे में कितना बर्गर बनाएगा, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। तो उसकी प्लानिंग, ये भी सप्लाई चेन का पार्ट होता है। तो पहले आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद के आपने मशीन सेट जो हुई है उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग करके आपने उसकी जो पैकिंग किया, पैकिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। और ये सब करने से पहले सबसे पहले आप ये भी सोचते हैं कि ये बर्गर जो बना रहे हैं इसमें कहाँ कहाँ के कस्टमर्स होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, हमें घर पे डिलीवरी करना या सब हमारे दुकान पे लेने आएंगे, उसका आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, सेल्स प्लानिंग करनी है।
वो भी सप्लाई चेन का पार्ट है। सेल्स प्लानिंग, सेल्स तो सेल्स वाला करेगा, लेकिन उसकी प्लानिंग भी सप्लाई चेन का पार्ट है। आपने तो फिर से एग्जांपल दे रहा है, सप्लाई चेन में आपने प्रोडक्शन प्लानिंग किया, उसके बेस पे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को आपने कन्वर्ट किया फिनिश प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट को आपने पैक किया, पैक करके आपने या तो कस्टमर को बेचा वहीं पे या उसके घर पे डिलीवर किया। यहाँ तक का पूरा जो निजाम है या पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन बहुत बड़ा कंसेप्ट। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों टर्म्स समझाए, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आप काफी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं। अब तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ से की लर्निंग्स क्या रही हैं? की लर्निंग्स प्रोफेशनल लाइफ में काशिफ भाई एक जरूर रही, और लर्निंग्स क्या मतलब, वो लर्निंग्स हमने भी अपने बड़ों से, जैसे अपने बार बार हम यही बोलते हैं, फादर और मदर से ही हमने लर्निंग्स ली हैं। वो यही है कि आप जो क्रेडिबिलिटी है इंसान या कमिटमेंट लेवल है, वो बहुत हाई होना चाहिए। अगर आप कोई काम कर सकते हो, आप उसे बोल दो हाँ करेंगे। जैसे हम लोग अमूमन ये चीज बोलते हैं, मतलब सब कॉन्शियसली भी बोल देते हैं कि हाँ भाई कल तुम्हारा काम कर देंगे। सामने वाला, आपको नहीं पता सामने वाले ने आपको कैसे टेक उस चीज को लिया। वो कल मीन्स हो सकता है वो बोले, सोचेगा आप कल ही कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है बोल तो दिया कल, ठीक है 4-5 दिन में कर रहे हैं। तो वहां से इंसान की क्रेडिबिलिटी लूज होती है। और एक बात क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है ना, अब हम प्रोफेशनल की उसकी बात कर रहे हैं और सेम पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है। ये बात क्रेडिबिलिटी लूज होती है ना, वो गेन करने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरी की लर्निंग पूरा जितने भी 10 कंपनीज में काम किया है, 25 साल काम किया है, वो यही है कि आप अपना कमिटमेंट लेवल हाई रखिए, अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखिए, और ईमानदारी और इंटीग्रिटी के साथ काम करिए। हर आदमी आपकी इज्जत करेगा। बहुत खूब। अपने वालिदैन से जुड़ी कुछ यादें हमसे शेयर करें, उनकी शख्सियत के बारे में हमें कुछ बताएं। पहले हम शुरू करेंगे अपने फादर, क्योंकि वो मेरे लिए आज भी मतलब वो रोल मॉडल है। मतलब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी टीचिंग्स आज भी हम यूज करते हैं अपने करियर में। उनका मतलब वो एक ऐसे इंसान थे जो मतलब एक तो बहुत ही हाईली कमिटेड कि काम करना है, ईमानदारी से करना। जो हमने शुरू में बोला था कि जीरो जीरो टॉलरेंस था उनका, वो कोई भी आ जाए उनके लिए उनका काम और ईमानदारी से काम करना, उसके अलावा कुछ नहीं था। उनका एक एग्जाम्पल मतलब वही है ना कि आदमी बचपने में कुछ चीजें देखता है, मतलब आपको हम सिखाया नहीं जाता, इंसान देखता है उससे फिर सीखता है। जैसे बोकारो में हमारा बचपना वहीं बीता है, और वहां पे क्या था, स्टील प्लांट है। तो मेरे फादर पब्लिक रिलेशंस में थे, तो उन्हें क्योंकि ऑफिस के साथ साथ थोड़ा इधर से उधर ट्रैवल वगैरह बहुत करना रहता था, तो उन्हें उनके साथ एक जीप, उस टाइम जीप होती थी, तो वो जीप से आते थे जाते थे ऑफिस के काम से ही। एक बार हम लोग के स्कूल हो गए फीस जमा करने के लिए, तो और हम भी साथ में उनके वापस आ रहे थे। तो रजिस्टर, जो ड्राइवर और रहते थे उनके रजिस्टर, सिंह साहब एक होते थे उस टाइम, वो रजिस्टर पे एंट्री होती थी। तो वो जब भी यूज करते थे जी पे और स्कूल जाने के लिए या कहीं पे, तो वो मेंशन करते थे पर्सनल वर्क, और रेड पेंसिल से हाईलाइट करते थे। तो सिंह साहब अक्सर फादर से पूछते थे कि उस्मानी साहब ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लिए आप, कोई नहीं करता ऐसे। फादर का बस एक ही एक चीज रहती थी कि नहीं, हमने पर्सनल काम के लिए यूज किया तो आई विल मेंशन दिस। और कुछ नहीं, एटलीस्ट हमें नींद बहुत अच्छी आएगी इससे, टेंशन में हम नहीं रहेंगे, और एथिकल प्रैक्टिस भी यही है। तो वो मेरे दिमाग में एक तो ये चीज हमेशा रहती है। दूसरा एक हुआ था बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। 10th का हमारा बोर्ड खत्म हुआ, तो बोकारो में जर्नल्स वगैरह बहुत प्रिंट होते थे।
बोकारो न्यूज, तो क्योंकि पब्लिक रिलेशन में थे, ये भी फादर के उसमें आती थी पोर्टफोलियो में। तो एक हिंदी का न्यूज लेटर आता था, बोकारो दर्पण। फादर को हिंदी समझ में नहीं आती, ना वो पढ़ पाते थे। तो फादर ने हमसे कहा कि असद, कैलकाटा में प्रिंटिंग हो रही है, हमें जाना है, क्योंकि कोई है नहीं अभी पब्लिक रिलेशन से, छुट्टी पे है, और प्रिंटिंग होनी है, तुम चल के प्रूफ रीडिंग कर सकते हो हिंदी में। हमने कहा ठीक है। हमने भी सोचा इसी बहाने कलकत्ता घूम भी लेंगे, फर्स्ट टाइम ये था कलकत्ता जा रहे हैं, बोकारो से ज्यादा दूर भी नहीं था। तो वहां हम लोग गए, और प्रिंटिंग प्रेस थी लालचंद रॉय एंड कंपनी, जो आज भी ईस्ट इंडिया की नंबर 1 प्रिंटिंग प्रेस है। इंडिया में भी उसका 4th या 5th नंबर पे भी है आज आज भी। वो बोकारो का ऑथराइज्ड प्रिंटर हुआ करता था, ये सब मैगजीन्स प्रिंट करने के लिए। फादर गए वहां पे, एलसी रॉय उनका ओनर था, उससे मुलाकात वगैरह हुई, बैठे हम लोग। थोड़ी देर में वो आए, कहा उस्मानी साहब खाने में आप क्या लेंगे? तो उनका बड़ा एक स्टैंडर्ड सा, वो हमने फर्स्ट टाइम सुना था इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। उन लोगों का, नहीं खाना तो हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए कोकोनट वाटर बस मंगवा दो, जैसे जो हम हमेशा पीते हैं। तो बाद में हमें पता चला कि जब तक वो ऑफिस के काम से बाहर जाते थे, इवन वो खाना भी नहीं खाते थे। तब उसने कहा कि उस्मानी साहब हमारा बेटा आया हुआ है, इसके लिए तुम कुछ मंगा ले। कहा तुम्हारा बेटा आया, उसके लिए तुम्हें जो मंगाना मंगाओ, मेरे लिए सिर्फ कोकोनट वाटर मंगाओ। तो ये छोटी छोटी मतलब जो लर्निंग्स उन्होंने हमें दिया है ना लाइफ में, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं, बहुत हेल्पफुल रही। और हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट वो सब चीजें अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। बहुत हद तक अल्लाह ताला का शुक्र है, हम कामयाब हुए हैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में। ये तो फादर के साइड का था। मदर हमारी, वो बहुत पैशनेट लेडी रही है शुरू से। मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, जो हमारे में जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया है, या शुरू से उन्होंने जो कॉन्फिडेंस हमारे में इंस्टिल किया है, इट इज बिकॉज ऑफ माई मदर। मतलब तुम ये कर सकते हो, तुम करोगे, और कोई नहीं कर सकता, टेंशन मत लो, हम लोग हैं। वो जो आज की डेट में हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना, लीडरशिप लेसन, वो सारे लेसन हमें हमारी माँ ने बचपन में उस टाइम ये सारी चीजें बताती रहती थी। बचपन क्या, इवन अभी भी, मतलब इंतकाल से 6 महीने पहले तक भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, स्पेशली ये सब चीजों में, कि कैसे इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा, मतलब फादर और मदर का बड़ा अच्छा, बड़ा बैलेंसिंग एक्ट रहा है मेरे साथ, कि दोनों चीजें उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह दी। कोशिश है कि एटलीस्ट अगर हम 10% भी उनकी क्वालिटीज हमारे में आ जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज। आपका गांव जाना होता है? गांव साल में जब भी इलाहाबाद आते हैं, ईद में, जनरली ईद में हम जब इलाहाबाद जाते हैं, तब सैयद रामा जाना होता है। बाकी तो मतलब गांव कम, साल में एक बार जाते हैं। ओके। आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज हमारी पास टाइम, अगर टाइम मिलता है तो मूवीज देखना, और खाना। मतलब हम थोड़ा सा खाने के शौकीन, डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स खाने के भी बड़े शौकीन है। उसके वजह से थोड़ा सा एक हॉबी डेवलप हुई है पिछले 1.5-2 साल में। बनाने में बड़ा मजा आता है, स्पेशली पूरे फैमिली को हम एकजुट कर लेते हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा एक फैमिली एटमॉस्फेयर भी हो जाता है। और सबको अपना थोड़ा थोड़ा काम करके एक अच्छा कोई डिश बना लेते हैं। ओके। आपको खाने में क्या क्या पसंद है? खाने में तो मीठा, तो हमारा मतलब देखा जाए तो एक हेरिडिटी है, मीठे के तो सब शौकीन है हम लोग। अब बंद हो गया है, तो मीठा हम खा नहीं पाते हैं। बाकी जितने भी रोस्टेड चीजें वगैरह हमें काफी पसंद थी। और बीच में 8-9 महीने हम सऊदी अरब में भी थे, तो वहां पे टर्किश फूड हमें बड़ा अच्छा लगा था। तो बैंगलोर आके हमने सबसे पहले ढूंढा कि यहाँ पे टर्किश या मिडिल ईस्टर्न कुजीन्स वगैरह है कि नहीं है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, और जितना हो सकता था हमने खाया। अब बंद है आजकल, और अभी शायद 6 महीने 1 साल बंद रहेगा। लेकिन खाने में ये सारी चीजें पसंद है हमें।
ओके। आपने बताया कि आपको कुकिंग भी काफी पसंद है। किस तरह की जी। डिशेस आप बना लेते हैं? कोई एक मजेदार रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। अरे एक बड़ा आसान सी रेसिपी, लेकिन हमें बड़ा मजा आता था खाने में। ये मलाई रोल, बहुत सिंपल। इसमें जब हमने, अब जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में तो ये सब चीजें नहीं है, बस कहीं पे हमने खाया होगा, फिर यूट्यूब देखा, यूट्यूब में जब रेसिपी देख के बनाने का तरीका बहुत आसान लगा। तो उसमें कुछ नहीं है, ब्रेड लिया, ब्रेड के चारों जो कोने हैं उसे काटा, उसे बेलन से खूब बिल्कुल पतला बेल दिया। उसमें जो फिलिंग्स होती हैं, फिलिंग्स में जैसे बादाम है, अखरोट है, थोड़ी चीनी है, मलाई, और थोड़ा देसी घी, और फिर गरी का और जो नारियल का बुरादा होता है वो डाल के उसे मिक्सी में अच्छे से पीस देते हैं, तो सेमी लिक्विड टाइप का पूरा लम्प बन जाता है। तो वो ब्रेड जो बेला है उसी में थोड़ा फिलिंग करके ब्रेड को ऐसे रोल करते हैं, और दूसरी तरफ कढ़ाई में वो रबड़ी टाइप का बनाते हैं। मतलब अपना दूध को इतना गर्म करें कि 30% दूध बच जाए, उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर वगैरह डाल के थोड़ा गाढ़ा करके, और फिर वो जो ब्रेड का रोल है उसे उसी में मिल्क जो रबड़ी टाइप की बनी है उसमें डाल देते हैं, और फ्रिज में रख के, और फिर जब ठंडा हो जाए तो खाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ज्यादा मीठा भी नहीं रहता है। और मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा था, बड़ा आसान था बनाना। तो ये हमने अक्सर बनाया है, शाही टुकड़ा अक्सर बनाया है, लेकिन ये हमें ज्यादा अच्छा लगा था। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और क्या क्या बना लेते हैं? चिकन, मतलब वो टिक्का टाइप का वो बना लेते हैं। बिरयानी में हाथ हमने साफ किया है, बिरयानी अच्छी बना लेते हैं। हमारी बड़ी बहन को बना के हमने खिलाया भी है बिरयानी, अपने फैमिली को भी बीच में बिरयानी खिलाया था हमने। फिर मदर ने एक बार जब हम सऊदी अरब में थे तो हमने अम्मी को फोन किया कि अम्मी ये चीज हम बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने हमसे धीरे से कहा कि असद ये तो बना लो, इसकी रेसिपी ये है, और तुम्हें एक सीक्रेट रेसिपी और हम दे रहे हैं, किसी से बताना मत, लेकिन वो जरूर ऐड कर लेना इसमें। तो अभी भी हमसे बहनें पूछती हैं कि वो सीक्रेट रेसिपी तो बता दो, हमने कहा नहीं वो नहीं बताएंगे। माँ ने, हमारी अम्मी ने मना किया था। स्पोर्ट्स से कोई लगाव आपका? स्पोर्ट्स से इनिशियली, मतलब बोकारो में जब थे तो क्रिकेट और हॉकी जरूर खेलते थे। तो स्कूल टीम में भी हम थे, क्रिकेट की टीम में भी थे, हॉकी की टीम में भी थे। उसके बाद जब वापस आ गए इलाहाबाद 11th में, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स सच खेला नहीं। लेकिन हाँ लगो, क्रिकेट आज भी मैच वगैरह देखते हैं, खेलना फिर बंद ही हो गया। ओके। प्रोग्राम के आखिर में आप परगना चाइल्ड ग्रुप के मेंबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम पगना चैल मेंबर्स का, जैसे एक बहुत ही ये जो ग्रुप काशिफ भाई आपने और पूरे लोगों ने मिलके जो बनाया है, बड़ा एक क्लोज नेट फैमिली है, बड़े कोहेसिव ग्रुप है। लोग एक दूसरे के लिए सामने आते हैं, हेल्प करते हैं जो जरूरतमंद हो। मेरा मतलब मैसेज इन द सेंस ये है कि इसे अगर हम एक दूसरे लेवल पे और ले जा सकते हैं, अगर पॉसिबल है, हम भी उसमें मतलब अगर बोल रहे हैं सबके लिए, तो इट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, कि प्रज्ञा चाइल्ड में बहुत से लोग महारत हासिल किए हुए अपने अपने प्रोफेशंस में। कोई फाइनेंस के को हेड कर रहा है, कोई एचआर को हेड कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हेड कर रहा है, कोई सप्लाई चेन देख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो ये जो हमने शुरू में बोला था कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम्स कंपनीज कराती हैं, तो कंपनीज में तो ठीक है, मतलब एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है, वो कराती हैं। ये क्या परगना चाइल्ड में इस टाइप के प्रोग्राम्स हो सकते हैं साल में एक बार या साल में 2 बार? एटलीस्ट हम पहले सेलेक्ट करें कुछ लोगों को, 10 12 15 लोगों को उस फील्ड के जिन्हें महारत हासिल हुई है, वो पहले आपस में डिस्कस करें, और फिर एक पर्टिकुलर वेन्यू या एक पर्टिकुलर टाइम पे लोगों से, जो यंग जनरेशन है जिन्हें भी अपना कैरियर बिल्ड करना है, उनसे इंटरैक्ट करें और उन्हें समझाएं उस फील्ड के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में क्या बेनिफिट्स हैं,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को या तो जानकारी नहीं है या अनअटेंडेड चली जाती है, दिमाग से हट जाती है लोगों के। तो ये जो एक फोर्सिबली लोग अगर आएंगे एक प्लेटफॉर्म पे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे समझाएंगे, तो वो हो सकता है जो यूथ है उसके लिए थोड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन हेल्प करेगी। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पगना चाइल्ड में बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बट इसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे हम ले जा सकते हैं, अगर अगर ले जा सकते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल। बहुत अच्छा सजेशन दिया है आपने असद भाई। असद साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई, शुक्रिया मेरी तरफ से कि आपने इस लायक समझा हमें कि इतने अच्छे प्रोग्राम में आप ले आए हमें, हमारी बातें सुनी, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, और उम्मीद करते हैं कि अगर आगे भी कुछ इस टाइप का जहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं पगना चाइल्ड ग्रुप के लिए, तो प्लीज कंसिडर करिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं हाँ, कि आप सबको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।